हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया था। जो हमें बेसिक जो फोर्सेज, जो फंडामेंटल फोर्सेज जो है नेचर के अंदर तो हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आपके पास था न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो आपके पास और जो फोर्स बच गए जैसे स्ट्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो फंडामेंटल लॉज आप इन्हें बोल सकते हो या लॉज ऑफ नेचर आप इन्हें नाम दे सकते हो। कंजर्वेशन लॉज ऑफ नेचर। हमारी जो कंप्लीट फिजिक्स जो है वो इन्हीं लॉज के ऊपर बेस है। मतलब आप फिजिक्स में कोई भी आर्टिकल सोल्व करोगे, फिजिक्स में क्या मतलब पूरे नेचर के अंदर आप कहीं पे भी जाओगे ये लॉ हर जगह ओबे होंगे। जैसे आपको उन चार फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्सेस देखने को नहीं मिलेंगे नेचर के अंदर, सेम वैसे ही इन चार लॉ के अलावा ये आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है जो हमारे पास नेचर के अंदर, ये चार लॉ आपके हर जगह ओबे होंगे ही होंगे। हमारी कंप्लीट फिजिक्स इन्हीं लॉज के ऊपर बेस है, तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। इनके बारे में जस्ट आइडिया ही आपको होना चाहिए, क्योंकि फिर से वही कंप्लीट चैप्टर आएगा एक एक लॉ का, तब अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अभी जस्ट आइडिया, क्योंकि पूरी फिजिक्स इन फोर्सेज और लॉज के ऊपर बेस है, तो इनके बारे में जस्ट आइडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मेन जो टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वो स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से आपको अच्छे से डिटेल में डीपली समझ में भी आने लग जाएगा। अभी मेरे को पता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी एकदम से सब कुछ, थोड़ा सा जितना समझ में आता है उतने समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके पक्का आगे वाली सभी वीडियो में आपको समझ में आने लगेगा आराम से। तो ये हमारे पास जो नेचर के अंदर जो लॉ है, चार लॉ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चार लॉ होते हैं जो कंजर्वेशन लॉ जो हमारे पास है, ये पूरे नेचर में ओबे होते हैं। हमारी कंप्लीट फिजिक्स में ये सारे के सारे लॉ कहीं पे भी जाओगे ये लॉ ही ओबे होंगे, हर जगह पे ये लॉ ओबे होंगे। तो हमारे पास जो लॉ है जो फिजिक्स के अंदर वो कौन कौन सा है? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनमें से एक दो लॉ आप शायद 9th-10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप शायद स्टडी कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी शायद आप स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में। और अगर किसी ने हायर लेवल की बुक अगर स्टडी की है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। मतलब स्टडी करने का मतलब थोड़ा बहुत आइडिया इनका आपको जरूर है। एनर्जी के बारे में तो आपको पक्का आइडिया होगा ही होगा, ये मुझे पता है। तो जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, सेम वैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास होता है। इन चार लॉ, ये चार जो लॉ है कंप्लीट फिजिक्स इन्हीं लॉज के ऊपर बेस है, और पूरे नेचर में ये चार लॉ ओबे होते हैं। क्या बताते हैं ये लॉ, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can only be transferred from one form of energy to another form of energy। एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही तो हम उसको बना सकते हैं, ना ही तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। केवल हम उसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पेन है, यहां से मैंने इसको नीचे गिराया तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। या मैंने इसको फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया तो यहां से क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट हो रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो रही है, हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे। यहां से ये मार्कर है, नीचे जाके गिरेगा, नीचे जाके गिरेगा, मोशन में है, मूव कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है। नीचे जाकर के इसने आवाज भी की है, यही एनर्जी हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? नॉइस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। थोड़ा सा ऊपर भी उठा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी जो है, अब आप कहोगे सर ये नीचे गया है, हमने इसको क्रिएट किया, ये एनर्जी कहां से आई है? ये मेरी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। मेरे पास एनर्जी कहां से आई है? मैंने खाना खा रखा, वहां से आ रखी है। अगर मैंने खाना नहीं खाया होता तो मेरे पास एनर्जी नहीं होती। मैंने खाना कहां से खाया हुआ है? नेचर से। तो ये नेचर के अंदर ये सारे के सारे लॉ ओबे होते हैं, पूरा नेचर इसी पे बेस है। तो जैसे एनर्जी को जो है ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉइस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी को भी केमिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, एक टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पे आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ हमें क्या बताता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को भी हम ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ना ही तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब सबसे पहले चार्ज हमारे पास होता क्या है? आई थिंक आपको 10th क्लास का थोड़ा आइडिया होगा। जैसे आपके पास कोई एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं आउटसाइड, तो उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। चार्ज एक्चुअल में है क्या? ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही चीज हमें ये बता रहा है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को भी ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल और केवल हम इसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से एक एटम से दूसरे एटम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम वहां पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। कैसे? देखिए, आपके पास एटम है, एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ओवरऑल एटम जो हमारा वो न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब बाई चांस मान लीजिए वहां से एक दो इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए उस एटम से एक दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। जैसे आपके पास है कार्बन का एटम है 6C12, इसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 6। तो पहले ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट ऑर्बिट में 4। तो बाई चांस मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के चले गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। और साथ में चार्ज कैसा? प्लस के 2e। तो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस का 2e चार्ज आ जाएगा। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर माइनस का 2e चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज 0। सिस्टम का जो टोटल चार्ज जो रहेगा वो 0 ही रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये डिटेल में आएंगे, कंप्लीट आपका +2 का एक चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। अभी जस्ट आइडिया होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज होती है। अब आइए नेक्स्ट के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई थिंक ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम जो है, आपको अगर याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती होती है लीनियर मोमेंटम। किलोग्राम मीटर पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। ये भी आएगा, इसका पूरा चैप्टर आएगा +1 के अंदर। ये लॉ हमें क्या बताता है? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ हमें क्या बताता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से सुनिए, अगर वहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है किसी सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 कार है या 2 बाइक है, या एक बाइक है एक कार है, आपस में एक दूसरे से टकरा गए। तो एक दूसरे जब वो टकराते हैं उस टाइम पे क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। दूसरे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई बुलेट है, गन है आपके पास, गन को आप फायर कर रहे हो। तो गन को आप फायर कर रहे हो तो जितनी वेलोसिटी के साथ वहां से बुलेट उसमें से निकल करके सामने की साइड जाती है, जितना उसका मास है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट जो होती है, मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, उतनी ही वेलोसिटी से जो गन है, जो आपकी गन भी आपने देखा होगा, गन को भी पीछे की साइड थोड़ा झटका लगता है, उसका मास थोड़ा ज्यादा है इसलिए वो झटका कम लगता है।
अगर मास कम है तो झटका ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट, जितनी ये प्रोडक्ट आएगी उतनी ही प्रोडक्ट आपकी गन की और गन के मास और गन की वेलोसिटी की आएगी, दोनों इक्वल रहता है। मतलब कहने का लीनियर मोमेंटम कंजर्व, सिस्टम का जो कंप्लीट मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ हमें क्या बताता डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम शायद आपने थोड़ा बहुत अभी नहीं पढ़ा होगा, प्लस वन के अंदर आएगा। ये आपका एक टाइप से रोटेटिंग फोर्स होता है। जैसे आपके पास फोर्स होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना या उसकी कोशिश करना, ट्राई टू पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने की कोशिश करना या उसको पुश या पुल करना, फोर्स कहलाता है। तो जो लीनियर जो होता है, लीनियर डायरेक्शन में वो फोर्स होता है। जब आप उसको एंगल की डायरेक्शन, एंगल बना करके करने लग जाते हो, जैसे आपके पास कोई बोतल है, प्लास्टिक की बोतल, उसको आप खोल रहे हो, उसके ढक्कन को आप खोल रहे हो, तो वो जब आप उस ढक्कन को खोलते हो तो वो फोर्स में रह करके आपके पास क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। फोर्स में रह करके वो आपके पास क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। और जैसे आपके पास कोई गिलास की बोतल है, गिलास की बोतल को आप खोलते हो ओपनर से सीधा, वहां पर फोर्स काम करता है। प्लास्टिक की बोतल को आप खोलते हो ऐसे रोटेट करके, वहां पर आपके पास होता है टॉर्क। सेम ऐसे ही आपके पास होता है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। जैसे दो कार आपस में स्ट्राइक कर गई, वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर डायरेक्शन में था। जहां पर एंगल का रोल आ जाता है वहां पर आ जाता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी जो गैलेक्सी जो है, कंप्लीट गैलेक्सी जो की जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इसी टाइप से है कि वहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। सभी गैलेक्सी की जो आपके पास टाइप जो है वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रख के फिर उस गैलेक्सी की टाइप बनी है। वो ब्रॉड फैल भी सकती है, स्क्यूड भी सकती है, स्क्यूज भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये जो लॉ है हमें क्या बताता है, अगर वहां पर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो सिस्टम का, अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम का वो रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट रहता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको गैलेक्सी का जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, इतना कीजिए। थैंक यू।